तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो 12th का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेई, नीट और बोर्ड के बेसिस पे दोनों पे। ठीक है, जेई और नीट दोनों में तो 2 क्वेश्चन तक आने के चांसेस में, नीट में तो आते ही हैं। तो हम बस देखने वाले हैं इसका क्विक रिवीजन, फुल चैप्टर नहीं पढ़ने वाले हैं, विद क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक एंड केमिस्ट्री हेयर केमिकल्स मीन्स केमिकल्स को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिसिटी यूज करके उनको कन्वर्ट करेंगे केमिकल्स में। ओके, तो अगर जो हम लोग देखें इलेक्ट्रोकेमिकल, और ऐसा करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है क्या, जैसे अगर जो एक एग्जांपल दो, दोनों कोई एक कंटेनर है, इसके अंदर क्या रखा हुआ है, जिंक रॉड, और इसके अंदर रखा हुआ था कॉपर सल्फेट। ओके, तो धीरे धीरे क्या देखा गया, जब जिंक ये जो है यहाँ पे कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू कलर का, तो ये ब्लू कलर सॉल्यूशन धीरे धीरे डिसअपियर हुआ और यहाँ पे धीरे धीरे ब्राउनिश कलर होने लगा इसका मतलब, और इसका टेम्परेचर बढ़ने लगा। तो इससे ये पता चला कि ये जो रिएक्शन हो रहा है जिंक, यहाँ पे जिंक रॉड था तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और इससे हीट एनर्जी निकल रही है, तो क्यों ना हम उस एनर्जी को कन्वर्ट कर लें और यूजफुल बना लें अपने काम के लिए। तो इसके लिए बनाया गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ये सेल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर वाइस वर्सा, है ना, इंटर कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल जिसको बोलते हैं, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, पहले उसको देखते हैं हम लोग। गैल्वेनिक सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जैसा आपने पढ़ा होगा, और ये स्पॉन्टेनियस होता है, यानी यहाँ पे बाहर से एक्स्ट्रा कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, रिएक्शन खुद से होता है, और जो रिएक्शन खुद से होता है उनका डेल्टा जी गिव फ्री एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। ओके, वहीं एनोड, अगर जो हम लोग बात करें इस टाइप के सेल में एनोड और कैथोड की, तो एनोड नेगेटिव और कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वहीं अगर जो हम लोग बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। तो रिएक्शन कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो गिव फ्री एनर्जी कैसा होगा, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। तो ये एनोड यहाँ नेगेटिव और यहाँ एनोड पॉजिटिव, ये कन्फ्यूजिंग है। ये लेकिन हमेशा ट्रू है, जो क्या होगा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, ये याद रखना है। एनोड पे ऑलवेज क्या होगा, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे ऑलवेज क्या होगा, रिडक्शन, हमेशा। कोई ऐसा केस नहीं जहाँ पे ये चेंज होने वाला है। ओके, आप इसको याद ऐसे रख सकते हो, रेड कैट, जनरली ये बताया जाता है रेड कैट यानी रिडक्शन एट कैथोड, या फिर और ऐड कर सकते हो इसमें आप रेड कैट एंड ऑक्स, यानी एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इस तरीके से याद रख सकते हो आप। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं एक एक करके दोनों में। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में या वोल्टेइक सेल के बारे में। तो गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल जैसे हमने पढ़ा, जो क्या करने वाले हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो उसका एक एग्जांपल है डैनियल सेल। डैनियल सेल नाम पे दिया गया है साइंटिस्ट के, यानी इन्होंने प्रॉपर क्या किया, जिंक और कॉपर के बारे में डिस्कवरी किया इन्होंने कि जिंक और कॉपर, जिंक का अगर जो ये सेल बनाए तो हमें एक गैल्वेनिक सेल मिलता है, जो कि हमें एक सेल पोटेंशियल जनरेट करता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1.1 वोल्ट। यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, देखिए जैसे जिंक 0 से +2 में गया, है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो जैसा हमने पीछे पढ़ा था, एनोड क्या होता है, नेगेटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वहाँ पे नेगेटिव आएगा, और Cu2+ है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, कैथोड, कैथोड क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। या फिर हम सिंपली याद रख सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड है, और ये रिडक्शन हो रहा है क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जिंक क्या था, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, कॉपर आसानी से तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। ओके, और नेट सेल रिएक्शन की बात करें किसके, डैनियल सेल की, तो ये है। ओके, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या मिलता है हमें, 1 वोल्ट। और अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात करें, जो कि जनरली एग्जाम में नहीं पूछने जाने वाला है, तो ये कुछ कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे बस ध्यान रखने क्या है, कुछ बातें। ये दोनों इलेक्ट्रोड है, अब ये इलेक्ट्रोड जनरली जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट है उसी का कोई एक सॉलिड मेटल हो सकता है, या तो फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट का भी सॉल्यूशन, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है उसका भी हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जैसे प्लेटिनम और दूसरा क्या हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है। ओके, तो ध्यान देने वाली क्या बात है कि यहाँ पे अगर जो जिंक रॉड लगा है तो हम इसी का कोई सॉल्ट लेंगे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, जैसे यहाँ पे ZnSO4 है डैनियल सेल के लिए, और यहाँ पे अगर जो कॉपर रॉड हमने इलेक्ट्रोड का यूज किया है तो यहाँ पे क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट, और ये सॉल्ट भी लगा हुआ है, और ये सर्किट को कंप्लीट करने के लिए क्या लगा है, वायर। ओके, तो ये तो सिंपल समझ में आ रहा है। यहाँ से जिंक देखिए क्या हो रहा है, एक हो रहा जिंक 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और यहाँ से चल के इस डायरेक्शन में मूव करेगा और इस साइड आएगा, यहाँ पे कॉपर 2+ है तो ये कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और गेन करके कॉपर सॉलिड यहाँ पे डिपोजिट हो जाएगा। ओके, तो अब अगर जो ये सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है पहले ये जानते हैं। सॉल्ट ब्रिज एक यू इन्वर्टेड यू टिप्स, यूट्यूब साइड का दिख रहा होगा, वो यू वाला यू, वाई वाला यू नहीं, यूट्यूब, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा होता है, जेली लाइक सब्सटेंस बना होता है, जो कि जनरली अगर अगर या फिर जेलेटिन होता है। ओके, और इनके अंदर फिल्ड होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनके अंदर क्या बना होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट का क्या मतलब होता है आप लोगों को पता ही होगा, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिनका नहीं होने वाला है। तो इसका काम क्या है देखिए, कंप्लीट करता है इंटरनल सर्किट को,
मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कैसे मेंटेन करता है ये? बाय प्रोवाइडिंग अ पॉजिटिवली चार्ज इनर्ट आयन। ओके, इनर्ट आयन को प्रोवाइड करके। और क्या करता है इनर्ट आयन प्रोवाइड करने का क्या मतलब है कि जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगा, यहाँ पे देखिए Zn2+ बढ़ता जाएगा, यहाँ पे Copper2+ घटता जाएगा, यानी इस वाले में पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और इस वाले चार्ज में +2 जा रहा है, तो सल्फेट पे क्या होता है -2 निगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। तो इनको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या आते हैं इनर्ट आयंस। जैसे यहाँ पे प्लस है तो निगेटिव वाले आएंगे और यहाँ पे पॉजिटिव वाले आएंगे, ताकि क्या हो बैलेंस बना रहे। दूसरा अवॉइड इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग का क्या मतलब है कि पहले जो सेल बनाए जाते थे उनमें क्या होता था, इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन रखा जाता था, दोनों साइड को फिल किया जाता था इलेक्ट्रोलाइट से। इस केस में क्या होता था इंटरमिक्सिंग हो जाता था, तो उससे बचाता है ये। दूसरा है कि ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रोकता है, मिनिमाइज करता है। वो कैसे? जैसे अगर जो यहाँ पे मेम्ब्रेन से सेपरेट किया तो यहाँ पे क्या होगा 2+ और इधर 2- का चार्ज डेवलप होगा। अब चार्ज के कारण क्या होगा पोटेंशियल जनरेट, और पोटेंशियल जनरेट हुआ तो एक्चुअल पोटेंशियल हमें नहीं मिल पाएगा जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण मिल रहा है। ओके, उसमें क्या करेगा ये एब्रप्शन या एक्चुअल वैल्यू हमें मिल नहीं पाएगी, उसको ये रोकता है। ओके, क्वेश्चन ये थियोरेटिकल में पूछा जा सकता है ऐसा कुछ। अगर जो हम लोग बात करें नेक्स्ट ये कैसे होने चाहिए आयंस सॉल्ट ब्रिज, तो इनकी मोबिलिटी सेम होनी चाहिए, इनर्ट तो होना ही चाहिए, साथ में मोबिलिटी सेम। मोबिलिटी सेम होने का क्या मतलब है कि इनका जो मूवमेंट होगा है ना वो सेम होगा, यानी कि एक आयन अगर जो चल रहा है 1 मीटर तो दूसरा भी कितना चलेगा 1 मीटर, है ना। K+ और दूसरा माइनस वाला मान लो Cl- है KCl, तो K+ और Cl- इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ठीक है। और जनरली इनर्ट आयन कौन से होते हैं? सॉल्ट ऑफ K+ NH4+, एग्जाम्पल KCl NH4NO3 और बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, इनको कैसे दिखाते हैं, तो उसके लिए हमेशा पहले ये याद रखना है लोन। लोन का क्या मतलब है? लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, और ए से होता है एनोड जो कि क्या होगा निगेटिव, एन से क्या है निगेटिव, ये याद रखना है हमेशा। ओके, तो लिखने का ये तरीका है आप सबको पता ही होगा। इस तरीके से लिखते हैं, जो भी इलेक्ट्रोड होता है, अगर जो इलेक्ट्रोड हमारे पास अवेलेबल है उसी मेटल का तो हम लोग लिख लेते हैं, और नहीं है तो हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, जैसे प्लेटिनम वगैरह या ग्रेफाइट जैसे ऊपर बताया था, उसको यहाँ पे प्लेस करते हैं, कॉमा लगाते हैं। और अगर जो सेम इलेक्ट्रोड है तो जिंक एक बार से सेपरेट करते हैं। उसके बाद अगर जो सॉल्यूशन है जो एक्वस मीडियम है उसको मेंशन करते हैं। और अगर जो हमारे पास क्या हुआ उसका कंसंट्रेशन पता है तो उसको ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं। ओके, और उसको डबल ब्रैकेट से सेपरेट करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सॉल्ट ब्रिज को बताता है। वही नेक्स्ट पार्ट में सेम है, अगर जो यहाँ पे वैसा ही लिखा हुआ है एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोड, और अगर जो नहीं है तो कॉमा लगा के क्या लगा देंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड, जो कि जनरली लिक्विड और गैस के लिए हम लोग लगाते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। ओके, नेट सेल रिएक्शन लिखना कैसे है? अगर जो हमें रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है गैल्वेनिक सेल का, सिंपल है कुछ नहीं, उसमें हमें पहचानना है क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका किसका हो रहा है, ये पता चल गया तो बस हम लिख सकते हैं। तो हमने सबसे पहले पहचाना ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन जैसे यहाँ पे SN का हो रहा था तो हमने उसको पहले लिख देना है, फर्स्ट में हाफ सेल में ब्रेक कर देना है दोनों को। MnO4 का क्या हो रहा था रिडक्शन, वो आपको देख के पता चल जाएगा, लोन वाले से लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्या होता है ऑक्सीडेशन। ओके, तो लेफ्ट को ब्रेक कर दिया ऑक्सीडेशन में, राइट वाले को ब्रेक कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको बैलेंस करना है नेट इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, दोनों साइड में। जैसे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए और इसने 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तो ये तो कंप्लीट हुआ नहीं, कोई 4 दे रहा है और एक्सेप्ट करने वाले को 5 चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे नेट इलेक्ट्रॉन को बैलेंस। वो क्या करना है सिंपल, जो भी इलेक्ट्रॉन के साथ नंबर मल्टीप्लाई है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ 5 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 4 है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ MnO4। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुछ रिएक्शन बनेगा ऐड करने के बाद, उसके बाद हमें क्या करना है चार्ज बैलेंस करना है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या था H+, 4H+, MnO4 -1 माइनस है, तो 4H+ और 4 माइनस क्या हो गया 0 चार्ज। इस साइड अगर जो हम लोग देखें तो कितना चार्ज है 5 + 4 सॉरी 5 × 4 होगा 20, यहाँ 4 × 2 ये 4 2 8 सॉरी ये 8 है ना 28। ओके, तो ये हो गया कितना 28, यहाँ पे 28 है और यहाँ पे कितना है हमारे पास 0, 28+ का, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 28+ होना चाहिए। तो इसके लिए प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं H+, तो कितना ऐड करना पड़ेगा 28H+, ऑलरेडी यहाँ पे 4 था तो हमने 28+4 कर दिया। अच्छा, एक और बात बताना भूल गया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ब्रैकेट में H+, इसका मतलब क्या होता है मीडियम को बताता है। ये क्या बता रहा है मीडियम, एसिडिक मीडियम। अगर जो इसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता तो यहाँ पे बना हुआ होता है ना, इसका रिडक्शन पॉसिबल H+ से क्या होगा ये 0 में जा सकता है, H2+ बना सकता है, पर वो है नहीं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। बैलेंस करने के बाद हम लोग नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे। अब इसमें पे ध्यान क्या रखना है, हमें बैलेंस करने के बाद हमें देखना है टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हुआ। तो अगर जो हमने यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 4, तो 4 × 5 क्या हुआ 20, यानी 20 टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रही है। हमें अभी आगे काम आने वाला है, ठीक है, जैसा आपने पढ़ा हुआ पहले। ओके, और क्यों लिखना में आना चाहिए रिएक्शन क्वेश्चन जो आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ। सिंपल होता है, क्या होता है जो भी प्रोडक्ट होता है उसके कंसंट्रेशन टू द रेस्ट पावर क्या करते हैं हम लोग उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और बाकी जो दूसरा प्रोडक्ट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर से वही कंसंट्रेशन रेस्ट टू पावर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सेम डिवाइड करते हैं हम लोग रिएक्टेंट्स हैं, ये क्या है रिएक्टेंट वाले हैं और ये प्रोडक्ट वाले हैं।
सेम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का पावर लगा देंगे। ओके, तो ये हुआ रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखना, ये आना चाहिए, आगे ये भी काम आने वाला है मेनली। ओके, नेक्स्ट अगर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो आपने पढ़ा होगा ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। ओके, हम लोग इसलिए देख रहे थे सारा थ्योरी, ताकि क्या हो, आजकल थ्योरी बहुत ज़्यादा है। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, ई सेल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में दोनों अलग अलग चीज़ें। ठीक है, दूसरी बात, हम लोग कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को सिंगल इलेक्ट्रोड करने का मतलब नहीं निकाल सकते हैं। ओके, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू भी, ये याद रखना ये पॉइंट को, ये स्टार। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के होते हैं, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक रिडक्शन पोटेंशियल। आपने पढ़ा होगा, जैसे EOP लिखते हैं कहीं पे, EOX लिखते हैं ऑक्सीडेशन शॉर्टकट, और ये है बेस्ट मेथड M2Mn+, यानी इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। सिमिलरली रिडक्शन का लिखते हैं वैसा, Mn+ से M, या ERP रिडक्शन पोटेंशियल, ER रिडक्शन, ऐसा कुछ कुछ। ओके, दूसरी बात करें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये कुछ नहीं है, पोटेंशियल कहाँ पे, 1 बार प्रेशर पे। ठीक है, और कोई भी फिक्स टेम्परेचर, किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे जनरली हम लोग क्या लेकर चलते हैं, 298 केल्विन, यानी रूम टेम्परेचर जिसको हम लोग वही बोलते हैं। और जहाँ पे क्या हो, कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन कितना हो, 1 मोलर, तो ये क्या होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन। और इस कंडीशन पे जो पोटेंशियल मेजर होगा उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ओके, जिसको हम लोग लिखते हैं E0 से। ओके, यहाँ पे E और यहाँ पे E0 लगा होता है। ओके, स्टैंडर्ड रिडक्शन होगा या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, बाकी सारी चीज़ें सेम आएंगी, OP OX। ओके, नेक्स्ट अगर जो बात करें हम लोग, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, जिसको हम लोग EMF सेल बोलने वाले हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, टेंडेंसी टू पुश, है ना। फोर्स क्या होता है, धक्का, पुश और पुल, जैसे आपने पढ़ा होगा बचपन में। पर यहाँ पे किसको, इलेक्ट्रॉन को, थ्रो एंड एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू, है ना। जैसा सर्किट हमने स्टार्टिंग में बनाया था, ये वाला हमारा सर्किट है। ओके, तो इसमें जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, और EMF ऑफ द सेल क्या होता है, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड का माइनस एनोड। ध्यान देने वाली क्या बात है यहाँ पे, E कैथोड माइनस E एनोड पे हम लोग हमेशा ही रिडक्शन पोटेंशियल यूज करेंगे, चाहे ऑक्सीडेशन हो रहा हो किसी का या रिडक्शन हो रहा हो, हमेशा रिडक्शन ही यूज करेंगे, इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपको बुक में कई जगहों पे अलग अलग चीज़ें मिल सकते हैं, E राइट माइनस E लेफ्ट, E राइट प्लस लेफ्ट, ऐसा कुछ कुछ वहाँ पे फिर ऑक्सीडेशन कहीं पे यूज करेंगे, कहीं पे रिडक्शन। पर इस वाले फॉर्मूले में हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज करेंगे। अगर जो हमें रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया है, ऑक्सीडेशन दिया है, तो हम लोग उसको बदल लेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, क्योंकि क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू होता है माइनस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इस वाले फॉर्मूले से। ओके, तो EMF ऑफ सेल क्या होता है, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस between cathode and anode when no current is withdrawn from the circuit। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड विद नो करंट, ये NCERT में भी डिफाइन मिला है, आप इसको देख लीजिएगा, हो सकता है ये पूछ सकता है थ्योरी में। मेजर किससे करते हैं, पोटेंशियोमीटर से करते हैं। ध्यान रखिएगा, EMF क्या होता है, जब कोई करंट ड्रॉ नहीं किया जा रहा है तब के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, EMF ऑफ द सेल। वहीं सेल पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस कब का, जब सेल काम कर रहा हो, यानी उससे कोई करंट हम लोग यूज कर पा रहे हैं ना, सेल इज वर्किंग। और अगर जो न्यूमेरिकल पर्पस के लिए बात करें तो ई सेल इक्वल टू क्या होता है, EMF। ओके, और अगर जो आगे बढ़े हम यहाँ से थोड़ा, अगर जो फास्ट हो रहा था आप स्लो करके देख सकते हैं, या आप कुछ नोट डाउन करना है तो आप पाउज करके नोट डाउन कर लीजिए। ओके, मेजरमेंट ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऐसा भी हमने पीछे देखा था एक पॉइंट, कि हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक्सपेरिमेंटली सिंगल इलेक्ट्रोड को नहीं मेजर कर सकते हैं। तो मेजर कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको SHE बोलते हैं, कई लोग C बोलते हैं। तो ये SHE होता क्या है, जब प्रेशर ऑफ H2 गैस क्या हो, 1 बार, एंड कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन क्या हो, 1 मोलर। ठीक है, तो इस केस में हम लोग इसको बोलते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और जिसकी वैल्यू ले ली गई है आर्बिट्रली कितनी, 0, यानी H2 को अगर जो H+ में कन्वर्ट किया स्टैंडर्ड कंडीशन, 1 बार प्रेशर और 1 मोलर कंसंट्रेशन पे, तो वैल्यू क्या आएगी, 0। सिमिलरली अगर जो H+ को H2 में कन्वर्ट किया सेम कंडीशन पे, तो इसका पोटेंशियल क्या लेंगे, स्टैंडर्ड 0। और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू क्या आता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल है वो हमेशा तभी होगा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या हो, इंटरचेंज हो रहे हो। जैसे अगर जो मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं, तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है H+H2 वाला, कॉपर से मान लीजिए कॉपर 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, और सेम ये कॉपर 2+ अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा, कॉपर, तो इस केस में क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, अगर जो प्रोडक्ट डिफरेंट आ रहे हैं तो उस केस में नहीं होगा। ओके, जैसे अगर जो मैं बोलूँ Cu2+ प्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Cu+, तो इस केस में अब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है SOP इक्वल टू माइनस ऑफ SRP नहीं होगा।
नाउ टू मेजर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले नहीं पता कर सकते थे ना, अब क्या करेंगे, उसको हम लोग SHG से कनेक्ट कर देंगे और एक कंप्लीट सेल बना देंगे, क्योंकि हम लोग हाफ सेल का मेजर नहीं कर सकते तो कंप्लीट सेल का कर लेंगे। ओके, तो ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को मेजर करने का फ़ायदा क्या हमारे लिए, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ से बार बार आते हैं तो इसको ध्यान से समझ। जितना ज़्यादा पॉजिटिव स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उसकी उतनी ही ज़्यादा टेंडेंसी होगी टू गेट ऑक्सीडाइज, यानी वो आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो कोई उसे गेन करेगा, यानी कि ये उतना ही अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए मैं देखो यहाँ पे जिंक और कॉपर का लिया, हमने पीछे भी देखा था डैनियल सेल वाले में, तो जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो 0.76 है और कॉपर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो -0.34 है, तो इसकी मोर पॉजिटिव वैल्यू है, यानी ये अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ऑक्सीडाइज होने की। अगर इन दोनों को एक साथ रखा जाए, कॉपर और जिंक को, तो हमेशा जिंक ही क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जिंक 2+ बनाएगा, जब तक ये क्या है, जिंक है। और इसी को आपने पढ़ा होगा कि हाई रिएक्टिव मेटल को इलेक्ट्रो गैल्वेनाइजेशन में यूज करते हैं ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अगर जो मोर पॉजिटिव SRP वैल्यू, यानी कि जितनी ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में ज़्यादा होगी, उसका उतना ही ज़्यादा चांस है क्या, रिड्यूस होने की। सिमिलर उसी का जस्ट अपोजिट पॉइंट है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन था तो यहाँ पे रिडक्शन है तो रिड्यूस होगा, और आसानी से रिड्यूस होगा तो क्या होगा, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे सेम एग्जाम्पल, यहाँ पे जिंक को रिड्यूस कर रहे हैं तो क्या पोटेंशियल क्या मिला हमें, -0.76, और कॉपर 2+ आयन को रिड्यूस किया तो क्या मिला हमें, 0.34, यानी प्लस वाला है, यानी कॉपर 2+ जो है यहाँ पे क्या होगा, रिड्यूस। अगर जो कॉपर और जिंक दोनों हैं तो कॉपर का रिडक्शन पहले होगा या आसानी से होगा, और ये क्या होगा, आसानी से। अगर जो रिड्यूस हो रहा है तो बेटर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान रखिएगा, कॉपर आयन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ना कि कॉपर मेटल की, ये दोनों रिवर्स हो जाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसा दिख रहा है आपको, ये कुछ नहीं, बस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर SRP वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज के बेसिस पे अगर जो आप उसको अरेंज कर दोगे तो ये एक सीरीज मिलती है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बेसिस पे, यानी कि सबसे आसानी से कौन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसके बेसिस पे। अगर जो रिडक्शन पोटेंशियल बनाना है आयन का, तो इसका जस्ट हो जाएगा रिवर्स। देखिए, याद करने के लिए सबका अपना अपना तरीका होता है। यहाँ पे जो है मैंने नहीं बनाया, मेरे सर ने बनाया था। क्या है ये, लेके, देखिए क्या है, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, तो लेके काना मम जिंटल, और बीच में यहाँ पे आ रहा है हाइड्रोजन, जिसकी क्या होती है, अभी हमने पढ़ा था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होती है ना, ये बीच में, और चाप CH+AP, यानी कि लिथियम के वाले से पोटेशियम, Ci से कैल्शियम, लेके खाना से सोडियम, एम से मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैंगनीज, जिंक, आयरन, निकेल, टीन, ठीक है, एसन से टीन, और एल से लीड लेड होता है ना, Pb। ओके, और ये ऑक्सीजन। और देखिए अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या है, कॉपर, मरकरी, AgAu और Pt। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर जो हाइड्रोजन रखा है कहीं पे और इससे पहले वाले मेटल्स रखें तो आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये सारे मेटल्स देंगे, ठीक है। और वहीं अगर जो बात करें इनके आयंस की, सपोज H+ है और ये सारे मेटल्स हैं, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, H+ वाला, है ना, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये मेटल है तो जस्ट रिवर्स हो जाता है। और ये जो कॉपर Hg वाले हैं, ये क्या होंगे, H+ से भी पहले लेंगे इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, क्योंकि ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का लिखा हुआ है, सबसे कम है इनका, ठीक है, हाइड्रोजन से भी कम। हाँ, ओके, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, लेके काना मम जिंटल चाप, यहाँ पे हाइड्रोजन मिसिंग है, याद रखिएगा। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। हम लोग अभी क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं इसमें। ओके, तो डेल्टा जी और EMF सेल में क्या, डेल्टा जी का मतलब क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी क्या होता है, यूजफुल वर्क डन बाय द सेल, या वहाँ पे रिएक्शन। तो यूजफुल वर्क डन का मतलब क्या है, जो हमारे काम आ सके। जनरली हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, वो हमारे काम में नहीं आते हैं, पर ये हमारे काम आता है। जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, यहाँ पे सपोज Cu2+ है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, है ना, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू आया होगा इसके पास, तो इसको गेन करने में कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ी या कितनी एनर्जी हमें मिली, ठीक है। अगर जो हमें एनर्जी मिलेगी तो वही हमारा क्या होगा, डेल्टा जी, गिव्स फ्री एनर्जी। ओके, तो अगर हम लोग बात करें 2 मोल या 1 मोल चार्ज की बात करें, तो 1 मोल चार्ज, 1 मोल का क्या मतलब होता है, 6.022 × 10⁻23, और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, माइनस होता है, पर हम इसकी वैल्यू ले रहे हैं सिर्फ 1.6 × 10⁻−19 कूलम। यानी कि अगर जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है तो हमें इतना कूलम चार्ज मिलेगा। ओके, इसको हम राउंड ऑफ फिगर में कितना लिख देते हैं, 96500, और इसका सिंबल क्या हो जाता है, इसको फेरेडे ने
ढूंढा था, पता किया था, तो इसके नाम से लिखा गया एफ। ओके, तो हम निकालने वाले थे क्या, वर्क डन बाय सेल सिस्टम। ठीक है, वर्क डन बाय पढ़ा हुआ है अब थर्मोडायनेमिक्स में आपने कि वर्क डन बाय सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव हम लोग साइन लेते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ओके तो वर्क डन बाय द सेल इन ट्रांसफरिंग, अगर जो हम लोग वर्क डन कर रहे हैं तो किस क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने यहाँ पढ़ा था इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं, तो अगर जो n मोल इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं ना, धक्का दे रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, कैसे, कैथोड से एनोड, एनोड से कैथोड पे, तो हमें कितना पोटेंशियल अप्लाई किया तो कितना वर्क डन मिला, तो वो क्या हो जाएगा, वर्क डन माइनस ऑफ एन एफ ई सेल है ना, क्यू इंटू वी, वी क्या है हमारा ई सेल यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हो गया हमारा डब्ल्यू, वर्क डन इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ ई। तो ये जो यूजफुल वर्क है हमारे लिए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा जी, एंड डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ऑफ एन एफ ई सेल गिव्स फ्री एनर्जी, और अगर जो नॉट लगा दें यानी स्टैंडर्ड बना दें इसको, तो माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट सेल हो जाएगा। ओके तो हम लोग एक और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखने वाले हैं क्या, कि अगर जो ई सेल इक्वल्स टू लिखें तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा जी अपॉन एन एफ, और डेल्टा जी थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा ये डिपेंडेंट होता है, जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा उतना ही इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी या कम होगी, तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग, जो अमाउंट पे डिपेंडेंट होता है एक्सटेंसिव, चार्ज भी डिपेंडेंट होता है, तो ये भी क्या है एक्सटेंसिव, ये भी क्या है नंबर ऑफ मोल भी क्या है एक्सटेंसिव, तो एक्सटेंसिव को जब एक्सटेंसिव से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है हमें, इंटेंसिव। ओके यानी ई सेल जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, या ईएमएफ जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो कि डिपेंड नहीं करती है किस पे, अमाउंट पे, और ना ही साइज ऑफ मैटर पे। ओके समझ में आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ईएमएफ कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो अमाउंट और साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी कितना भी कंसंट्रेशन हो, ई नॉट ऑफ द सेल क्या होगा, सेम। ओके नेक्स्ट अगर जो हम लोग बात करें स्पॉन्टेनिटी की, यानी कोई भी सेल रिएक्शन खुद से कब होगा, तो हमने पढ़ा था डेल्टा जी है ना, गिव्स फ्री एनर्जी, अगर जो क्या हो नेगेटिव लेस देन जीरो, तो क्या होता है सेल रिएक्शन या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, और यहाँ पे सेल की बात कर रहे हैं तो सेल का स्पॉन्टेनियस, तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो यानी क्या होना पड़ेगा, ई सेल क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव है ना, यहाँ भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर क्या बन जाएंगे पॉजिटिव, यानी ई सेल अगर जो पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस, ई सेल लेस देन जीरो है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और ई सेल इक्वल टू जीरो है तो क्या होगा इक्विलिब्रियम। ओके नेक्स्ट जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं नीट जेई दोनों में, नर्स्ट इक्वेशन। ओके तो हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, किसके लिए, लेकिन ये ध्यान रखने वाले हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, रिवर्सिबल। ओके तो अभी जस्ट हमने पढ़ा डेल्टा जी इक्वल्स टू फार्मूला एन एस माइनस ऑफ एन एफ ई सेल, उन सब वैल्यू को यहाँ पे रख दिया है, और इन क्या होता है नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, जो हमने पीछे निकाला था अगर जो याद है ना, जब हम लोग लिख रहे थे सेल रिएक्शन को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, ठीक है, तो वही ये क्या है नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो, तो अगर हम लोग लिखें ई सेल तो ये फार्मूला बनता है ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ इंटू एल एन क्यू, और अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करें तो ये वाला फार्मूला बनता है ना, ये वैल्यू याद रखिएगा 0.0591 अपॉन एन, ऐसे क्वेश्चन में मेंशन होगा 0.59। ओके तो इस तरीके से हम किसी भी सेल का पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये लॉ क्यू की क्या है क्वेश्चन, अब ये जो नर्स्ट इक्वेशन हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, हाफ सेल यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए भी यूज कर सकते हैं और रिडक्शन पोटेंशियल के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके अगर जो अब हम लोग नेक्स्ट बात करें इक्विलिब्रियम कंडीशन की, ठीक है, क्वेश्चन अभी हम लोग जस्ट थोड़ा देर में देखने वाले हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होता है, हमने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा जी जीरो, और डेल्टा जी जीरो होगा तो ई सेल क्या हो जाएगा जीरो, पर ध्यान रखने वाली बात है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी हो या ई नॉट सेल हो, दोनों ही जीरो नहीं होते, डेल्टा जी क्या हो जाता है स्टैंडर्ड माइनस ऑफ आर टी एल एन के, और अगर जो वैल्यू रख दें तो माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट सेल, तो ये क्या बन जाएगा ई नॉट सेल इक्वल टू आर टी बाई एन एफ एल एन के, और अगर जो 25 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहे हैं और लॉग में बदलते हैं हम लोग इसको, तो ये वैल्यू कुल मिला के आती है 0.0591 अपॉन एन, एन क्या नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। अभी तक आपका आई होप सब क्लियर हो, ठीक है, अगर जो आप थोड़ा फास्ट हो रहा है तो आप इसको थोड़ा स्लो कीजिए और अच्छे से इसको रीड कीजिए, एक शॉर्ट नोट्स टाइप से ये, तभी हम लोग थोड़ी देर में क्वेश्चन करेंगे, जस्ट इसको थोड़ा सा फिनिश कर लेते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। कंसंट्रेशन सेल क्या होता है, यहाँ पे सेम मेटल का या सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, सेम मेटल का ऑक्सीडेशन और सेम मेटल का रिडक्शन होगा तो ई नॉट क्या हो जाएगा उस केस में जीरो, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कैथोड माइनस एनोड, और यूज क्या करना है रिडक्शन, और एक ही मेटल है तो उसका रिडक्शन स्टैंडर्ड क्या होगा सेम, तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा जीरो। तो ऐसे टाइप का जो ई सेल आएगा, जो ई सेल होगा वो डिपेंडेंट किस पे होगा, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन पे, और बाकी सारे फैक्टर यानी ई नॉट पे डिपेंडेंट नहीं होगा। ओके और उसकी वैल्यू उसी प्रकार से ये जीरो हो गया तो माइनस ऑफ 0.0591 अपॉन एन और लॉग क्यू। नेक्स्ट अगर जो हम लोग बात करें मेटल स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, जैसे आपने पढ़ा होगा आयनिक इक्विलिब्रियम में ट्रिपल एस के बारे में, तो ये वही है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, ये कुछ रिएक्शन है जहाँ पे आपको क्या करना होता है डेल्टा जी वन जी नॉट सबको ऐड करना होता है, और फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा आपको याद रखना है क्या मिलेगा, जो भी सॉल्ट होगा उसकी एक का ऑक्सीडेशन माइनस 0.0591 और उसी आयन का क्या होगा अपॉन में ये आप अच्छे से एक बार देखना चाहो तो देख सकते हो, ऐसे कुछ है नहीं। ओके
नेक्स्ट है कि इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ही। ओके, तो ये क्या है, जब दो से अधिक मेटल के हाफ सेल को है ना, या ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन को कंबाइन करके एक नया हाफ सेल ही बनाया होगा। ठीक है, कंप्लीट सेल नहीं, यानी सिर्फ और सिर्फ हाफ सेल मिला के क्या बनाना है, अनदर हाफ सेल। तो उस केस में हम लोग जैसा पहले कैलकुलेट करते आ रहे थे, ई नॉट इक्वल्स टू कैथोड माइनस एनोड या ऑक्सीडेशन माइनस रिडक्शन, हम लोग वो फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी की, हम लोग अगर जो दो रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम लोग E1 नॉट प्लस E नॉट 2 नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था क्या कि ये है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ओके, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। हम बेसिक स्टार्ट कहाँ से किया था, E नॉट कहाँ से निकाला था, E से G से, तो हम लोग G को कैलकुलेट करेंगे है ना, यानी डेल्टा G बोल सकते हो आप इसको, और दोनों के डेल्टा G को कैलकुलेट करेंगे माइनस ऑफ NF E नॉट सेल, और उसके बाद क्या करेंगे, जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके हमारा रिजल्ट जो मिलने वाला होगा वो कैलकुलेट करेंगे। एग्जांपल के लिए देखें, ज़्यादा आसान होगा समझने में। ओके, अगर जो यहाँ पे देखिए Fe3 प्लस को 3 इलेक्ट्रॉन मिला और Fe सॉलिड बना, इसके लिए E नॉट 1 दिया हुआ है। Fe2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन मिला और FeS बना, इसके लिए E नॉट 2 है। तो इसने हमसे पूछा है क्या कि Fe3 प्लस को अगर जो 1 इलेक्ट्रॉन मिले और ये बना Fe2 प्लस, तो क्या E नॉट 3 की वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे में देखिए दिख रहा होगा क्या कि हम अगर इस रिएक्शन को E नॉट 2 सेकेंड वाले को रिवर्स कर दें और रिवर्स करके ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा, पर ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे, G निकालेंगे, डेल्टा नॉट G1 फर्स्ट इसके लिए, डेल्टा G नॉट 2 इसके लिए, और फिर क्या करेंगे, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, सब्ट्रैक्ट रिवर्स करके, तो हमने या तो सब्ट्रैक्ट करें या तो फिर रिवर्स कर सकते हैं। तो हमने इसको क्या किया, रिवर्स किया और फिर दोनों को ऐड किया। तो रिवर्स करने से साइन भी क्या हो जाता है, चेंज। तो यहाँ पे डेल्टा G नॉट 1 था, तो यहाँ पे डेल्टा G नॉट 2। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिला जिसकी हमें जरूरत थी, डेल्टा G नॉट 3 की, यानी डेल्टा G नॉट 3 इक्वल्स टू क्या बन गया, डेल्टा G नॉट 1 माइनस डेल्टा G नॉट 2, क्योंकि हमने इसको रिवर्स किया है। ओके, और फिर हमने इसके यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली वैल्यू डाल दी, NFE वाली माइनस लगा के। ओके, तो जो भी रिजल्ट आया वो हमारा ही क्या होगा, फाइनल हाफ सेल का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नीट जेई दोनों के लिए ध्यान रखिएगा, इस तरीके के अलग अलग होंगे। बस अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और आपको हाफ सेल की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट है, ये बहुत ही कम चांस है नीट में दो पूछने के, पर जेई में थोड़े बड़े हैं, तो इसको बस देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल, तो हमने जैसे पढ़ा था क्या, DG गिव्स फ्री एनर्जी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, VdP माइनस HdT। हाँ, आपने जो पढ़ा है वो भी सही है, जो डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, वो भी यहीं से आता है। अगर हम लोग कॉन्स्टेंट प्रेशर की बात करें, यानी ये DP वाला टर्म क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे 0, तो क्या बचेगा हमारे पास, DG इक्वल टू माइनस ऑफ HdT। तो किसी भी रिएक्शन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा RG रिएक्शन है ना, गिव्स फ्री एनर्जी फॉर ए रिएक्शन इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा R HdT, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग पता नहीं कर सकते हैं। तो डेल्टा RS इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा RG DT। डेल्टा RG को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ NFE D ऑफ E सेल अपॉन DT। ओके, यानी कि चेंज इन स्पॉन्टिनिटी ऑफ अ सेल क्या बन गया, NF/DE सेल अपॉन DT। और यहाँ से हम लोग DE सेल अपॉन स्पॉन्टिनिटी को क्या बोलते हैं, वेरिएशन ऑफ EMF विथ कैसा, टेम्परेचर के साथ। ओके, तो अगर जो हम लोग इस पूरे टर्म की बात करें, अगर जो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, यानी DT क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो T2 माइनस T1, ये पॉजिटिव होगा। और पूरा वाला टर्म DE सेल अपॉन DT पॉजिटिव होता है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से उस केस में EMF क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। और अगर जो लेस देन 0 है, यानी EMF घट रहा होगा, तो हम लोग इस वाले DE सेल अपॉन DT से क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा G या डेल्टा H, जो भी पूछा गया हो, अगर जो उसने दिया, ठीक है, नोन हो तो यहाँ से निकाल लेंगे, और यहाँ से हम लोग सिंपली डेल्टा S आ जाएगा, उसमें T मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट सिंपल बस 4 पॉइंट हैं यहाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग EMF ऑफ सेल, कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करते हैं सेल को, कौन सा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड कौन सा यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो भी रेसिस्टेंस करेगा, कंसंट्रेशन कैसा कंसंट्रेशन है, ज़्यादा कम हमने देखा लॉग क्यू की वैल्यू आती है ना, तो क्यू पे अफेक्ट करेगा वो, प्रेशर ऑफ गैस भी क्यू में आता है ना, तो वही अफेक्ट करेगा। टेम्परेचर ऑफ कोर्स अभी हमने देखा यहाँ पे जस्ट कि कैसे चेंज हो सकता है। ओके, हम लोग देखने वाले हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ चुके हैं नीचे ही। बाकी के टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, क्योंकि वीडियो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके।